लास्ट हम लोगों ने जो सेशन कवर अप किया था वो एक फाइनेंशियल फंक्शन देख लिया था एंड पीवोट टेबल भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट देखा हुआ था। और उस पे हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन मैंने बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट सेशन में बताया हुआ था। ओके, आज हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इन डेप्थ में देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे सब्जेक्ट के ऊपर इवन किसी भी डेटा के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसको हम लोग थोड़ा डीप में देखेंगे। और एक स्पार्क लाइन भी हम लोग उसको यूज़ करेंगे कि स्पार्क लाइन कैसे यूज़ की जाती है डायरेक्टली। तो ये दो चीज़ हम लोग फिनिश करेंगे एंड उसके बाद हम लोग वाटर एनालिसिस भी ट्राई करेंगे कि हम लोग वाटर एनालिसिस एंड स्पार्क लाइन को फिनिश कर पाए। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स हमारे जो है वो कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाटर एनालिसिस के रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे वाटर एनालिसिस आपको ये टैब कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा टैब करके। ये जो डेटा करके टैब है उसके अंदर आप यहाँ पे देखो डेटा वाले सॉरी वाटर एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको सेक्शन भी दिखा देता हूँ अगर अगर आपको दिख नहीं रहा है तो देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपका डेटा टैब मिलेगा मेनू करके, उसके अंदर आपको ये जो वाटर एनालिसिस करके लिखा हुआ है ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी के नीचे आपको ये जो तीन ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये तीनों के तीनों ऑप्शन उसके अंदर आपको मिल जाएगा। मीन्स वाटर एनालिसिस के तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक तो आपको रहेगा सिनेरियो मैनेजर, दूसरा दिया हुआ है गोल सीक करके, तीसरा दिया हुआ है डेटा टेबल करके। तो तीनों में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है सिंपल में कि क्या क्या ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर। पहला तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली सिनेरियो मैनेजर करके। सिनेरियो मैनेजर क्या बोलता है कि अलाउ यू क्रिएट एंड सेव डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज और अ सिनेरियो एंड स्विच बिटवीन देम। तो इसको मैं प्रैक्टिकल के तरीके आपको समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्ट ये क्या वर्क करता है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है गोल सेट। गोल सेट एक्चुअली विल फाइंड द राइट इनपुट व्हेन यू नो द रिजल्ट यू वांट। तो इसको भी हम सिंपल तरीके में एग्जांपल में देखते हैं कि एग्जैक्ट इसका क्या काम कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाएगा तो गोल सेट इज कॉल्ड फॉर द टारगेट बेस पे काम करता है, बट इसको जितना प्रैक्टिकल आप देखोगे उतना समझ में आएगा। लास्ट ऑप्शन दिया है डेटा टेबल्स अलाउ यू टू सी द रिजल्ट ऑफ अ मेनी डिफरेंट पॉसिबल इनपुट एट द सेम टाइम। तो चलो इन तीनों को मैं एक साथ आपको प्रैक्टिकल नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं उस रिलेटेड डेटा बना देता हूँ। तो वाटर एनालिसिस में आप तीन ऑप्शन देख सकते हो, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल। आपके ऑप्शन दिए हुए जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे गोल सीक। गोल सीक इज डिपेंड ऑन द टारगेट। अगर एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि क्रिकेट टीम अगर बैटिंग एंड बॉलिंग करती है तो जो पहली फर्स्ट बैटिंग करता है तो वो सामने वाले टीम को, अपोजिट टीम को एक टारगेट देती है और अपोजिट टीम वाला उस टारगेट को क्या करता है, अचीव करता है। बराबर, सिर्फ उसी बेस पे हमारा गोल सीक भी यूज होगा। अब गोल सीक का एक एग्जांपल देख लेते हैं। समझो एक क्लास ले रहा हूँ, उस क्लास में मुझे कुछ स्टूडेंट है, समझो 25 से 30 स्टूडेंट है जिनको मुझे कंप्यूटर की एक बुक्स है उनको प्रोवाइड कराना है। बराबर, तो मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, दुकान पे मैंने उनको बोला भाई मुझे ये इस तरीके की बुक चाहिए या इस नाम का बुक चाहिए जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करना है। उसका एक प्राइस आप बता दीजिए, मैंने क्वांटिटी आपको बता दी है, तो मुझे एक रीजनेबल प्राइस बता दीजिए तो क्या होगा। तो चलिए, मैं कंप्यूटर बुक्स मुझे प्रोवाइड करना है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने कंप्यूटर बुक्स ले लिया। उसके बाद मैंने क्वांटिटी का ऑप्शन बना दिया, मतलब मुझे कितनी क्वांटिटी है मेरे पास, मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं कि जितने मैं दे सकूंगा। तो फॉर द एग्जांपल मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ 25 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनको मुझे ये बुक्स को प्रोवाइड करना है ना। हो तो मुझे पता करना है भाई प्राइस कितना होगा। भाई अगर मैं 25 बुक्स ले रहा हूँ, 25 बुक्स लूंगा तो मुझे एक बुक की प्राइस क्या होगी। तो सामने वाला बोला सर कि एक की बुक की जो प्राइस होगी 125 रुपीज होगी। ओके, तो सामने वाला अपना कैलकुलेट करेगा कि भाई कि दिन का टोटल सेल कितना होगा। तो उसने क्या किया, इक्वल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है प्राइस के साथ, तो उसको क्या मिल गया, एक अमाउंट मिल जाता है 3125 रुपीज। ओके, अब उस सेलर को जो शॉप चलाता है तो उसको क्या है कि वो दिन में, ये सेलर पर्सन है, दिन में डायरेक्टली वो क्या करना चाहता है कि कम से कम मैं दिन में 5,000 रुपये अर्न कर सकूं। वो क्या बोलता है, 5,000 रुपये मैं अर्न, मतलब 5,000 का सेल मैं दिन में कर सकूं। ये उसने टारगेट सेट किया। तो उसने अभी जो सेल किया है उसका जो टोटल अमाउंट है वो 3125 करके है। बट उसने क्या डिसाइड किया सेलर ने कि भाई मुझे दिन में कम से कम 5,000 रुपये कमाना है,
तो इस 5,000 रुपए के लिए मैं कितना क्वांटिटी रखूं या कितना प्राइस में बढ़ाऊं कि जिसकी वजह से मेरा ये जो अमाउंट है 3125 वो 5,000 रुपए आ जाए। तो मेरा टारगेट है ये 5,000 रुपीज। तो अभी जो वहां पे फॉर्मूला लगाया हुआ है 3125 जो आया हुआ है, अब वहां पे मुझे 5,000 रुपया चाहिए। तो उस 5,000 को लाने के लिए मैं कितनी क्वांटिटी बढ़ाऊं या कितना प्राइस बढ़ाऊं जिसकी वजह से वो 5,000 मेरा टारगेट अचीव करे। तो साइमल्टेनियसली हम दोनों चीज चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे कि क्वांटिटी अगर बदलते हैं या क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए जो टारगेट को अचीव करे, पहला। दूसरा हम लोग चेक करेंगे प्राइस कितना बढ़ा है जिसकी वजह से मेरा टारगेट अचीव करे। जब अगर प्राइस को चेंज करेंगे तो क्वांटिटी मेरा सिमिलर होगा। जब प्राइस को अगर डिफरेंट करे जब मैं प्राइस को अगर चेंजेस करूंगा तो मेरा क्वांटिटी डिफरेंट होना चाहिए। ये दोनों अपोजिट में चेक करना है अपने को। तो फर्स्ट आपने जहाँ पे टारगेट आपको निकाला, आंसर निकाला है, पहले उस जगह पे सिलेक्ट करना है जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। उसके बाद जाना है आपको वाटर एनालिसिस के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल सीक करके। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस गोल सीक के अंदर वहां पे मेरे पास 3 ऑप्शन आता है। पहला दिया हुआ है सेट सेल। सेट सेल के अंदर जहाँ पे आपको आंसर निकालना है, टू वैल्यू मतलब आपने टारगेट कितना रखा है, मैंने बोला 5,000 का टारगेट रखा हुआ है। बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल का मतलब होता है कि आपने क्वांटिटी को बदलना है या प्राइस को चेक करना है। तो मैंने बोला भाई पहले मैं क्वांटिटी को देखना चाहता हूँ कि इस 5,000 टारगेट को अचीव करने मतलब 5,000 रुपया मुझे कमाने के लिए कितनी क्वांटिटी में बुक्स मुझे सेल करनी होगी। तो पहला तो सेट सेल जहाँ पे आंसर चाहिए, टू वैल्यू आपको टारगेट वैल्यू लिखना पड़ेगा, बाय चेंजिंग सेल आपको कहाँ पे चेंज करना है। नाउ यहाँ पे मैं करता हूँ ओके। तो देखिए ये 5,000 तो आंसर आ गया है, बट इस 5,000 के लिए वो क्या बोलता है कि आपको 40 बुक्स सेल करना पड़ेगा तब जाके आप 5,000 टारगेट अचीव करते हो। अगर इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये आंसर यहाँ पे सेट हो जाएगा, बट मुझे सेट नहीं करना है, जस्ट हमें चेक करना है। ओके तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया डायरेक्टली, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया। अब सेकेंड, यस सेकेंड चेक करना है कि प्राइस कितना बढ़ा है कि ये 5,000 को टारगेट अचीव कर ले। तो वापस हम जाएंगे वाटर एनालिसिस में गोल सीक। अब यहाँ पे सेट सेल जहाँ पे आंसर निकाला है वो एरिया ऑटोमेटिक सेलेक्टेड कर लेगा, या आप वापस उसको सेलेक्ट कर सकते हो। टू वैल्यू टारगेट आपको दे देना है 5,000 का। अब आपको चेंज कहाँ पे करना है, लिखा है बाय चेंजिंग सेल, तो चेंज कहाँ पे करना है। तो मैंने डिसाइड किया 125, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओके करता हूँ। तो देखिए 5,000 आ गया, लेकिन वो क्या प्राइस कितना बोला, 200 रुपया। अगर 200 रुपया रखता हूँ तो 25 पुस्तक या 25 कंप्यूटर बुक की प्राइस मेरे को सीधा 5,000 का टारगेट अचीव कर सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये आंसर यहाँ पे सेट हो जाएगा। क्लियर ऑप्शंस यहाँ पे था, ये गोल सीक उन्होंने देख लिया। अब समझो प्राइस मेरा ये रहना चाहिए, प्राइस जो मैंने डाला हुआ ये सेम यही रहना चाहिए, बट मेरा क्वांटिटी डिफरेंट होना चाहिए। समझो कोई कस्टमर आया मुझे बोला 20 बुक चाहिए, किसी कस्टमर ने बोला मुझे 25 चाहिए, किसी कस्टमर ने 30 बोला। क्वांटिटी विल बी द डिफरेंट, प्राइस विल बी द सेम। ये ऑप्शन है हमारा। ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी में बदलता हूँ यहाँ पे, एक तो क्वांटिटी मेरे पास 20 होना चाहिए, एक क्वांटिटी मैंने बोला 30 हो गया, और एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 40 रख दिया। तो ये 3 कस्टमर है मेरे पास। कस्टमर 1 ने लिया भाई 20 पुस्तक की ऑर्डर किया, कस्टमर 2 ने मेरे को 30 का ऑर्डर किया, और कस्टमर 3 ने डायरेक्टली मुझे 40 का ऑर्डर किया, बराबर, बट प्राइस विल बी द सेम। तो यहाँ पे अब आंसर लाने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली तो यहाँ पे जहां पे आपने क्वांटिटी लिखा है उसके राइट साइड के अपर से पे इक्वल, और जो भी आपने फॉर्मूला लगाया है यहाँ टोटल सेल्स को निकालने के लिए उसको कर दोगे एंटर। ध्यान रखना है आपको इंडिविजुअली टाइप नहीं करना है 3125, आपको इक्वल और जहां पे भी आपने फॉर्मूला लगाया है उस वैल्यू पे क्लिक कर लेना है, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक उस जगह पे जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये दोनों के दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। वाटर एनालिसिस में जाके यहाँ पे लिखा है डेटा टेबल, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, एक तो मिलेगा रो इनपुट सेल और दूसरा मिलेगा कॉलम इनपुट सेल मिलेगा।
तो अभी आप चेक कर सकते हो क्वांटिटी मैंने जो लिखा हुआ है वो के कॉलम में लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करूंगा, ना कि रो में क्लिक करूंगा। क्वांटिटी मैंने जो लिखा हुआ है 20, 30, 40, ये मैंने एक पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है, इसलिए कर्सर में जरा रखूंगा वो कॉलम में रखूंगा, और इस क्वांटिटी पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, आई थिंक सो हमें प्राइस पे क्लिक करना चाहिए था, आई थिंक सो मिस्टेक्स हो गया यहाँ पे। नाउ विल बी द डिफरेंट हियर। हमें वापस को सिलेक्ट करना है, पहले सेलेक्ट कीजिए, गो फॉर द वाटर एनालिसिस, डेटा टेबल्स, कॉलम ऑप्शंस, नाउ क्लिक ऑन द अमाउंट हियर, नाउ ओके। तो 125 टू 25, 25 दूनी 50, 5000 आना चाहिए ना यहाँ पे। ओके, आंसर्स मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, पहले वाला ही हमारा राइट था। कर्सर, वाटर एनालिसिस, डेटा टेबल्स, कॉलम एंड द क्वांटिटी। 50, 125 multiplied by 20, then equal this value will be the this। हाँ, बरोबर है यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई बाय तो 20 किया तो आंसर आया 2500 आया। वैसी तरह से 30 मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो 3750 आएगा। उसी तरह से 40 मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो यहाँ पे अपना 5000 आएगा। मतलब एक ही समय पे डिफरेंट क्वांटिटी बट प्राइस विल बी द सेम। तो आप ऐसे डेटा टेबल का यूटिलाइजेशन करके आप यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ द सेकेंड ऑप्शन कि मुझे क्या करना है, क्वांटिटी विल बी द सेम बट प्राइस विल बी द डिफरेंट। अभी हम लोगों ने क्या चेक किया फर्स्ट में कि क्वांटिटी में हमारा डिफरेंट होना चाहिए, प्राइस हमारा सेम। बट अब इसका अपोजिट देखेंगे कि क्वांटिटी हमारा सेम होना चाहिए, प्राइस विल बी द डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए मैं एक प्राइस डाल देता हूँ 135, 155, नाउ 225 करके मैंने प्राइस डाल दिया। यहाँ पे मैंने डिफरेंट 3 प्राइस डाल दिया हुआ है। अब इस ऑप्शन को निकालने के लिए ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने प्राइस लिखा हुआ है वो प्राइस रो ऑप्शन में लिखा है 145, देख रहे हैं 142। तो यहाँ पे कर्सर रखना है जहां पे आपने स्टार्टिंग किया हुआ है कॉलम से, उसके पहले वाले सेकेंड रो में आपको वो फॉर्मूला लगाना है जो पहले वाले में आपने लगाया हुआ था। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 3125 है, नाउ एंटर। तो वही आंसर आपको यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद ये दोनों ऑप्शन को एक साथ सेलेक्ट करना है और जाना है वाटर एनालिसिस में और डेटा टेबल पे क्लिक करें। अब मैंने जो आंसर अपना प्राइस लिखा हुआ है वो रो वाइज लिखा है, तो मेरा कर्सर भी जो होगा वो रो के अंदर होना चाहिए। तो 3125 पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा डायरेक्टली 125 और ओके कर दो। तो देखिए 135 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 13375 आएगा, 155 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3875, अगर 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5625 आएगा। ओके, अब ये तो होगा डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी हो गया। मुझे डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट क्वांटिटी होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा डिफरेंट क्वांटिटी और ये रहा मेरा डिफरेंट प्राइस। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए ये है मेरा QTY करके क्वांटिटी और ये वाला जो है मेरा डायरेक्टली प्राइस करके ऑप्शंस। ओके, वर्टिकल में आप देख सकते हो मेरा क्वांटिटी लिखा और अपना ये ऑप्शन में प्राइस लिखा और राइट साइड पे रो वाइज में। और इन दोनों के बीच में जो एम्प्टी सेल रखा हुआ है वहां पे हमें वो फॉर्मूला टाइप करना है जो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था, मतलब टोटल सेल्स निकालते समय लिया हुआ था। यहाँ पे कर दिया ओके। अब मुझे दोनों के दोनों ऑप्शन को एक साथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है वाटर एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल, रो में आप प्राइस ले लोगे, कॉलम के अंदर आप क्वांटिटी ले लोगे, दोनों की जगह पे फिल कर दिया, नाउ कर दो ओके। तो यहाँ पे देखिए 135 मल्टीप्लाई करेगा 20 से तो आपको आएगा 2700, 155 मल्टीप्लाई करेगा 20 से तो 3100 आएगा, 225 मल्टीप्लाई करेगा 20 से तो 4500 आएगा। तो ऐसे आप डेटा टेबल का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो।
ओके, आप क्वांटिटी वाइज भी जा सकते हो, प्राइस वाइज भी जा सकते हो, क्वांटिटी या प्राइस दोनों आप साथ जा सकते हो। ओके, ये हम्म हम्म यस। तो पहले ये चीज आपको समझ में आ गया, डेटा टेबल और अपना गोल सी कैसे वर्क होता है। अब तीसरा ऑप्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है और बहुत यूजफुल होने वाली चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेरियो मैनेजर। दिस इज ऑप्शंस सिनेरियो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो पहले मैं इस ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। देखिए, अब सिनेरियो क्या काम करता है, ये मोस्टली बहुत जगह पे किसी को पता नहीं होता है, कि बहुत कम लोगों को पता होगा ये वाटर एनालिसिस में सिनेरियो का रोल क्या होता है। अब क्या होता है कि समझो ये एक आपने फाइल बनाया हुआ है, अब इस फाइल को किसी ने डिलीट कर दिया या डेटा उड़ा दिया या किसी ने डेटा में मॉडिफाई कर दिया और फाइल को मैंने समझो सेव कर दिया, बरोबर। अब आफ्टर 10 डेज या 20 डेज के बाद आप फाइल ओपन करते हो तो आपको जब देखते हो कि डेटा के अंदर बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई है, बरोबर। आप तो जब भी हम चेंजेस करते हैं तो कंट्रोल Z करके या अंडू करके हम उस फाइल को, उस डेटा को रिटर्न ला सकते हैं उस वक्त के लिए। बट फाइल सेव करने के बाद आफ्टर 10 डेज या 20 डेज या 1 महीने या 2 साल के बाद अगर फाइल ओपन करूं तो वो प्रीवियस वाला डेटा तो ऑन द स्पॉट तो आएगा ही नहीं, बरोबर। तो उस जगह पे हम सिनारियो का ऑप्शंस यूज करेंगे। देखो, पहला आपको जहां जहां पे ये सिनारियो सिर्फ ओनली फॉर द नंबर्स पे लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने ये दोनों को, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है 25 और 125 को, दोनों को पहले आपको सिलेक्ट करना है। पहले आपकी जो ओरिजिनल वैल्यूज होगी, ओरिजिनल डेटा होगा, उसको सिलेक्ट करना है। वाटर एनालिसिस में जाना है और सिनारियो मैनेजर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड करके, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जस्ट टाइप योर द नेम वॉट एवर यू वांट। आपको आपका नाम टाइप करना है या पर्टिकुलर अपने डेटा या कोई भी पर्टिकुलर नाम चाहिए तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ, कंप्यूटर बुक करके डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कंप्यूटर बुक करके। उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं करना और ओके कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए ओके और इसको क्लोज कर दीजिए। अब फाइल को सेव करते हो या सेव करने के बाद किसी ने फाइल ओपन कर लिया गलती से भी और उसने क्या किया, 25 की जगह पे उसने 787 डाल दिया और 125 की जगह पे उसने 962 डाल दिया, बरोबर। अब फाइल सेव करने के बाद जब आप ओपन करते हो तो भाई मुझे प्रीवियस फाइल तो मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि हम जब कभी भी फाइल पे कुछ मिस्टेक करते हैं या गलती करते हैं, डिलीट कर देते हैं, वापस लाने के लिए अंडू ऑप्शन का यूटिलाइजेशन होता है, उस वक्त हम अंडू कर सकते हैं। बट आफ्टर 10 डेज या 20 डेज के बाद तो नॉट पॉसिबल दैट, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिनारियो यूज करना है। तो सिनारियो को यूज करने के लिए गो फॉर द वाटर एनालिसिस, सिनारियो मैनेजर पे क्लिक करें और जिस नाम से आपने उसको स्टोर किया था उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे शो कर दें। देखिए, तो जो डेटा आपने लास्ट टाइम सेव करके रखा था वो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया? ये है आपका सिनारियो मैनेजर, जो सबसे यूजफुल होने वाली चीज है, बहुत कम लोगों को पता होती है ये चीज। समझ में आया तीनों? देखो बेसिकली ये यूज कैसे होता है मालूम है, जब भी समझो आपने डेटा बनाया हुआ है, अब उस डेटा के अंदर किसी ने समझो सेव करने के बाद कोई भी देखो होता है ऑफिस में कुछ लोग थोड़ा सा एनिमी टाइप्स होते हैं, तो या अगर आपने सिंपल बोलूंगा एग्जाम्पल 3 इडियट मूवी देखा ही है आपने, उसमें देखा एक वर्ड को चेंज कर देता तो पूरी स्पीच बदल जाती है, बरोबर। उसी तरह से क्या होता है, डेटा को सेफ रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप डेटा को हाइड कर सकते हो या डेटा को लॉक कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बट इन केस ऐसा हो जाता है कि आपके पास किसी ने पर्टिकुलर पीसी दिया नहीं है और पीसी है जो सभी लोग यूज करते हैं और उसके अंदर आपने डेटा बनाया और डेटा को किसी ने छेड़खानी कर दिया, डेटा के अंदर मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया। अब बाद में आप जब ओपन करते हो तो ये मैंने डेटा नहीं बनाया, तो उस वक्त आप क्या करोगे, अंडू तो कर नहीं सकते हो, कंट्रोल Z तो हम कर ही नहीं। तो उस जगह पे ये ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं कि भाई डेटा हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, अगर किसी ने कुछ भी कर दिया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं लास्ट टाइम का डेटा ला सकता हूँ, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 साल का भी डेटा होगा। सिनारियो के अंदर आपने डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है तो डेफिनेटली वो आप स्टोर कर सकते हो।
समझ में आया? यस, हाँ लॉक कर सकते हो आप, एक्सेल की फाइल को भी लॉक कर सकते हो। आपने जो फाइल बनाया है उस फाइल को लॉक कर सकते हो, फाइल को हाइड कर सकते हो। मतलब आप उसको पासवर्ड देख, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लॉकर की होता है, लॉकर को हम लोग कैसे की लगाते हैं, सेम एज इट इज आप अपने फाइल को, चाहे वर्ड की फाइल हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, किसी भी फाइल को डायरेक्टली आप लॉक कर सकते हो। आप मोबाइल में भी अपने को लॉक करते हैं हम लोग, जैसे व्हाट्सअप हो गया या गैलरीज हो गया, लॉक करते हैं। सेम एज इट इज इन एप्लीकेशन फाइल को भी, अगर हम इंपॉर्टेंट फाइल है तो उस फोल्डर को लॉक कर सकते हो, फाइल को लॉक करके रख सकते हो। तो या तो उसको हम पासवर्ड दे दे भाई कि ओपन तो कर ना पाए, अगर ओपन करने की कोशिश करे तो वो पासवर्ड डायरेक्ट उसको ओपन करने ना दे। समझ में आया? तो ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हम कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी चीजें होती है जो डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर के साथ ही आता है, आपको बदलने की जरूरत नहीं, या कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके लिए मैं नई फाइल ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि पासवर्ड डाल दिया कुछ लॉक हो गया तो फिर अपने को भी याद रहना ज़रूरी होता है। तो मैं इसके लिए एक नया फाइल ले लेता हूँ, नया चीज़ें मैं ले लेता हूँ। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने वो डेटा ले लिया है। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है कि ये सेव करना है, बट विद पासवर्ड की तरह सेव होना चाहिए। तो सेव करने के लिए ध्यान रखना है, आपको कंट्रोल एस करिए सेव करने के लिए, या तो आप डायरेक्टली F12 प्रेस करें। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपको पहला लोकेशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप फाइल आपको कहाँ पे स्टोर करें। तो डाउनलोड में भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में भी स्टोर कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको करना होगा आप डायरेक्टली उसको स्टोर कर सकते हो। तो आपको जहाँ पे भी स्टोर करना है डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे देना है, फाइल का नाम देना है, यहाँ पे दिखा है फाइल का नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव एज अ टाइप, किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, PDF फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, CSV फाइल के किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर लोगे। उसके नीचे देखो यहाँ पे राइट साइड में टूल्स करके ऑप्शन मिला हुआ है, दिख रहा है? टूल्स करके ऑप्शन है, वहाँ पे एक लिखे मिलेगा जनरल ऑप्शन करके। इसको क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे पासवर्ड करके लिखा हुआ है, देखिए पासवर्ड टू ओपन, मतलब मुझे उस ओपन करने की, उस फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। दूसरा दिए पासवर्ड को मॉडिफाई करने के लिए, अगर इनकेस समझो मैं भूल गया नया पासवर्ड मुझे डालना है या मॉडिफाई करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं उस डाल देता हूँ डायरेक्टली, फॉर द एग्जांपल 123 करके, नीचे भी मैं सेम पासवर्ड रखता हूँ मॉडिफिकेशन के लिए भी, और इसको करता हूँ ओके करके। तो यहाँ पे देखिए री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, मतलब जो आपने पासवर्ड डाला हुआ है उसको अगर वापस मॉडिफाई करना रहेगा तो वापस यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए और कर दीजिए ओके। तो वापस मॉडिफाई के लिए भी डालना पड़ेगा। तो ये मैंने पासवर्ड तो लगा दिया है। अब फाइल का नाम भी दे दूंगा यहाँ पे। तो मैंने फॉर द एग्जांपल इस फाइल का नाम दे देता हूँ माही करके, माही अंडरस्कोर KRI क्रिश अंडरस्कोर 123 दे देता हूँ, फाइल का नाम दे दिया मैंने। ओके, अब इस फाइल को मैं करता हूँ सेव ऑप्शंस। तो फाइल देखिए मेरा सेव हो रहा है, यहाँ पे देखिए फाइल हमारा सेव हो चुका है। मिनिमाइज करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी फाइल तो आ गई डायरेक्टली। अब इस फाइल के अंदर पहले ये वाली जो फाइल है मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे फाइल मैंने क्लोज कर दिया है। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। क्या पूछ रहा है आपको? पासवर्ड पूछ रहा है। तो आपने जो पासवर्ड डाला हुआ है वो पासवर्ड डालिए फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम अगर पहला राइट होगा तो सेकेंड टाइम जाएगा, अगर पहली बार आपने गलत डाला हुआ है तो दूसरी जगह पे जाएगा नहीं मॉडिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओपन कर दिया, फाइल आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर ऑप्शंस, ये समझ में आया? तो ये रहा हमारा वाटर एनालिसिस का ऑप्शन, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। अब आते हैं स्पार्क लाइन के बारे में। तो यहाँ पे स्पार्क लाइन देख लेते हैं। स्पार्क लाइन का पहला डेटा मैं फॉर्मेटेड बना दूँ, फॉर्मेट कर दूँ इसको जरा। तो यहाँ पे OLD-HFF कॉपेस का फॉन्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग, और थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ यहाँ पे इसको राइट साइड में ले, जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्टली, और ये रहा मेरे कुछ मंथ वाइज मैंने डेटा बना दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली। इस डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा कॉलम बढ़ा लेता हूँ, इसकी भी कॉलम की साइज बढ़ा लेता हूँ, इसको करता हूँ बोल्ड और उसको सेंटर में ले लेता हूँ। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करके मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जिसमें से कुछ मैंने तो एज अ हीरोज के नाम लिखे हुए। आप यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट के नाम या एम्प्लॉइज के नाम अगर आप लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके,
उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ जैन फेब मार्च अप्रैल में कुछ अगस्त तक मैंने कुछ इनका रिपोर्ट भी जनरेट किया हुआ है कि ये कुछ वैल्यूज है इन्होंने डायरेक्टली जो सेल करके कमाए हुए हैं डायरेक्टली, मतलब इतनी अमाउंट उन्होंने इस हर महीने में कमाए हुए, इतना प्रोडक्ट को सेल किया है और इस मंथ उन्होंने डायरेक्टली कमाए हुए हैं। ओके, या एज मैं सिंपल से कह सकता हूँ कि डायरेक्टली बैंक में उन्होंने ये महीने में बैंक में जाके अमाउंट को भरा हुआ है। तो जब भी अमाउंट आप भरते हो या निकालते हो तो क्या होता है, उसका ट्रांजेक्शन बनता है। अगर आपने बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ तो उन्होंने सुपरमैन ने क्या किया है कि जैन से लेके अगस्त तक का कुछ अमाउंट उन्होंने पे किया हुआ है, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट को डाला हुआ है। तो उसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, अभी इसके पहले हम लोगों ने जो पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट में जो ग्राफ बनाया था वो पूरे के पूरे पेज पे आ रहा था ग्राफ, बरोबर। मुझे क्या करना है, इसका पूरे पेज पे ग्राफ नहीं बनाना, मुझे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर ग्राफ बनाना है। ये जो मेरा ब्लैक कलर का बॉक्स दिया हुआ है या ग्रीन कलर का, उसके अंदर वो ग्राफ को मुझे तैयार करना है। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना, पर्टिकुलर जिस जगह पे ग्राफ बनाना है उस जगह पे सिलेक्टेड करना है, गो फॉर द डायरेक्टली इंसर्ट ऑप्शंस। यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा स्पार्क लाइन करके ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली स्पार्क लाइन करके देखिए ये रहा आपका ऑप्शंस, ये स्पार्क लाइन है जिसके अंदर है आपको लाइन वाइज है, कॉलम वाइज है, या आप बिना लॉस करके 3 फंक्शन दिए हुए हैं। तो तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे यूज करें। तो फिलहाल अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो स्पार्क लाइन यूज करेंगे। तो पहला आपको आंसर जहाँ पे निकालना होगा उस जगह पे सेलेक्ट करें, इंसर्ट टाइप में जाके स्पार्क लाइन के अंदर यहाँ पे लिखा है लाइन ऑप्शंस, तो मैं लाइन पे क्लिक करूंगा। तो पहला ऑप्शन आपको पूछ रहा है डेटा रेंज, तो आपका डेटा क्या है, तो मैंने बोला भाई ये रहा मेरा डेटा जैन से लेके अगस्त तक का। उसके बाद पूछा है लोकेशन रेंज, मतलब आपको डेटा मतलब इसका ग्राफ कहाँ पे बनाना है, तो मैंने उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका सिलेक्टेड हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आप उसको पर्टिकुलर वापस सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर लिया ओके। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन वाइज मुझे ग्राफ दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए उसका कलर कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे उसका हाई पॉइंट, सबसे उसका हाई पॉइंट किधर है, लो पॉइंट क्या है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए अगर आपको स्क्रीन पे अगर दिख रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो दिख रहा है डॉट डॉट करके आ रहा है, ये आपके अमाउंट की वजह से जा रहा है। इन केस अगर कहीं पे भी अमाउंट आपने चेंजेस किए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1007, अभी पहले क्या था पॉजिटिव नंबर था 1700 रुपया था, अब मैंने वहां पे डाल दिया 1700 नेगेटिव में, मेरा ग्राफ देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया, नीचे के साइड पे आ गया। अगर यहाँ पे 1500 की जब मैं 2500 डालता हूँ तो मेरा ग्राफ देखो ऑटोमेटिक ऊपर हो गया। यहाँ पे भी कुछ अमाउंट डाल देता हूँ 2800। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू डालोगे उस हिसाब से आपका ग्राफ उस सेल के अंदर मॉडिफाई होना चालू हो जाएगा। ये हो गया लाइन वाइज मैंने ग्राफ बना दिया। उसी तरह से अगर आप कॉलम वाइज अगर ग्राफ बनाना है तो आप स्पार्क लाइन कॉलम में क्लिक करें, सीधा जाना है आपको इंसर्ट के अंदर, स्पार्क लाइन के अंदर यहाँ पे कॉलम ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है डेटा रेंज, जो भी आपका डेटा होगा उस डेटा को सिलेक्ट करें। लोकेशन रेंज आपको कहाँ पे चाहिए, तो आपका पर्टिकुलर एरिया देखिए सिलेक्टेड है, नहीं सेलेक्ट हुआ तो वापस आप सिलेक्टेड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, कोई भी एरिया सिलेक्टेड नहीं है तो आप वापस यहाँ पे क्लिक करें तो एरिया सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद करें यहाँ पे ओके। तो देखिए यहाँ पे अब इसका कलर कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ से मॉडिफाई हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट लास्ट पॉइंट देखिए आपके पास कलर कॉम्बिनेशन में भी आ गया। अगर आपको बदलना है तो आप अपने मुताबिक यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन में भी बदल सकते हो। तो जो रेड कलर गया है वो नीचे दिखा रहा है, वो नेगेटिव में है, जो आपको ऑरेंज है और ग्रीन है वो अपर साइड दिखा रहा है बिकॉज आपके पॉजिटिव वैल्यूज है। तो ऐसे आप यहाँ पे आपके इसके रिलेटेड आपको ग्राफ आपके पर्टिकुलर सेल के अंदर रिप्रेजेंट करा सकते हो। दैट इज कॉल्ड फॉर द स्पार्क लाइन। क्लियर ऑप्शंस। अब आते हैं डेटा वैलिडेशंस, जो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा वैलिडेशन का, ध्यान रखना है। डेटा वैलिडेशंस, इसके पहले मैं आपको डेटा वैलिडेशन के पहले मैं आपको एक फॉर्म बनाना भी सिखा देता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था वो हमारा रह गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुझे एक फॉर्म बनाना है और एक फॉर्म में जो भी डेटा मैं भरूँ वो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए। ओके, मुझे क्या करना है, एक्सेल में डेटा फिलअप नहीं करना है, मुझे जो डेटा फिलअप करना है वो मेरे को फिलअप करना है फॉर्म को, और ऑटोमेटिक वो डेटा कहाँ पे चला जाए, सीधा एक्सेल में चला जाए। ओके, तो उसके लिए पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी पहले फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पॉपिस ले लिया,
और जो भी आपको डेटा में रिक्वायरमेंट होगा वो आपको पहले यहीं पे बनाना पड़ेगा। तो ये डेटा ऑटोमेटिक फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लाने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक कॉलेज का डेटा बनाता हूँ या स्कूल का कोई डेटा बना लेता हूँ। तो समझो मैंने एक स्कूल का डेटा बना रहा हूँ, तो जहाँ पे एक सीरियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा मैंने बना दिया है नेम ऑफ स्टूडेंट करके, जहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स करके, एक कॉलम बना दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स का मुझे एड्रेस भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस ले लेता हूँ डायरेक्टली। उसके बाद मैं एक कॉलम बना देता हूँ कोर्स के लिए, कि मतलब उसने कौन सा कोर्स लिया हुआ है डायरेक्टली। उसके बाद उसका कुछ इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ। उसके बाद उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद उसका थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ स्कूल की तरह डेटाबेस बना रहा हूँ। यहाँ पे कोर्स हो गया, कोर्स नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोर्स नेम ले लेता हूँ। उसके बाद एक और कॉलम इसी के बाजू में ऐड कर लेता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ कोर्स फीस दे दूंगा। मतलब भाई जो कोर्स उसे लिया है उस कोर्स का फीस क्या होगा। ओके, उसके बाद एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जिसमें लिख देता हूँ टोटल फी करके लिख देता हूँ, मतलब उसने टोटल अभी तक पे कितना किया हुआ है। ओके, एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ जिसमें लिख देता हूँ बैलेंस फीस कितना होगा मेरा, मतलब इस कैंडिडेट का फीस बैलेंस कितना बचा हुआ है। ओके, अब इस डेटा को बनाऊंगा मैं डायनेमिक, क्योंकि मुझे डायनेमिक बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज बताया था डायनेमिक कैसे बनाना है। तो डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब डायनेमिक बनाने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा माई टेबल एज अ हिडर करके, जस्ट उसको टिक करें और यहाँ पे कर दे ओके। तुम्हारा बन गया डायनेमिक। ओके, अब मेरा कुछ फॉर्मूला भी लगा दूं यहाँ पे, इक्वल यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो ये मेरा हो गया टोटल फीस आ गया। बैलेंस निकालना है तो इक्वल कोर्स का फीस माइनस जो मेरा टोटल फीस होगा उसमें से। हो गया। अब ये डेटा भी मैंने तैयार कर दिया। अब मुझे बनाना है फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए जाना पड़ेगा आपको फाइल ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन करके एक टैब मिल रहा है, देख रहे हैं ऑप्शन करके एक टैब है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है कस्टमाइज रिबन, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है चूज कमांड्स फ्रॉम, यहाँ पे आपको चूज करना है कमांड्स नॉट इन द रिबन, मतलब मुझे ऐसे कोई फॉर्म यूज करना है कि जो कमांड्स के नहीं है, जो हमारे रिबन टैब के अंदर नहीं हो, जो हमारे मेनू बार है उसके अंदर अवेलेबल ना हो। अब जो भी मैं फॉर्म लूंगा किसके अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो मेन टैब्स लिखे, सारे टैब्स के नाम आपको दिखा रहे हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, अलग अलग तरीके के यहाँ पे टैब्स आपको नजर आ रहे हैं, बरोबर। मुझे क्या करना है, मेरे नाम का एक टैब बनाना है, उस टैब के अंदर ये फॉर्म को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे होम टैब को क्लिक करता हूँ, मुझे होम के बाद ही चाहिए वो टैब। तो नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है न्यू टैब करके, तो मैंने क्लिक किया। इस टैब को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं करता हूँ रीनेम, और इस टैब का नाम दे देता हूँ मैं ऑनलाइन फॉर्म करके, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्म को ऑनलाइन बना रहा हूँ मैं, तो इस टैब का नाम हो गया ऑनलाइन फॉर्म करके। अब मुझे बनाना है डायलॉग बॉक्स भी बनाना पड़ेगा, तो ही उसके अंदर मैं फॉर्म को ऐड कर सकता हूँ। तो नीचे देखो न्यू ग्रुप करके आया है, ये मेरा डायलॉग बॉक्स का काम करेगा, तो उसका भी नाम चेंज कर देता हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ कॉलेज फॉर्म करके, कॉलेज फॉर्म करके दे दिया और ओके करता हूँ। अब ऑनलाइन फॉर्म जो मेन टैब है उसको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड के अंदर आपको प्रेस करना पड़ेगा F, मतलब आपको फॉर्म को फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्म आ गया, बॉटम में देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर्म को, और यहाँ पे करना है ऐड ऑप्शंस, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऐड कर लिया। तो देखिए मेरा फॉर्म आ चुका है, आ गया। अब इसको कर दो ओके। तो देखिए होम के बाजू में एक नया टैब बना हुआ है ऑनलाइन फॉर्म, जो मैंने टैब का नाम रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स का नाम रखा कॉलेज फॉर्म करके, उसके अंदर देखिए मेरा फॉर्म करके टैब ऐड हो गया। ओके, अब इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे इसको सेलेक्ट कर लो, फॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो देखिए मेरा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है, और जो भी आपने डेटा के अंदर बनाया था वही फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिक आएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीरियल नंबर आपने डाल दिया 1, उसके बाद आपका नाम डाल देता हूँ निहारिका करके, मैंने यहाँ पे डाल दिया नाम। उसके बाद आपका एड्रेस डाल दिया मैंने यहाँ पे दुबई करके रख दिया। कोर्स नेम आपने यहाँ पे समझो यहाँ पे लिया हुआ है एक्सेल, यहाँ पे कोर्स ले लिया है, जिसका फीस आपने टोटल 12,000 आपकी फीस स्ट्रक्चर है। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा 2,500 रुपीज, सेकेंड आपने भरा 1,500, थर्ड आपने भरा हुआ डायरेक्टली 2,500 करके। ओके, ये आपने फीस भर दिया, सब डिटेल डाल दिया यहाँ पे।
अब या तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें, पहला पॉइंट। दूसरा, या तो न्यू पे क्लिक करें वो भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही हमारा डेटा देखो एक्सेल की फाइल में चला जाएगा। देखिए एक्सेल के अंदर आ गया। हेलो, देखो आपका डेटा आ गया पीछे एक्सेल के अंदर। हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, एक्सेल के अंदर आ गया। अब यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं। समझो यहाँ पे एबीसी नाम का बंदा है मेरे पास, उसका एड्रेस रहने वाला है ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे दे देता हूँ डायरेक्टली। उसके बाद कोर्स उसने लिया हुआ डायरेक्टली डीटीपी करके, उसका कोर्स फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे 15,000 10,000 डाल देता हूँ। उसके बाद उसने फर्स्ट 10,000, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया मेरे पास 3,500 आया, दूसरा 1,500 आया, तीसरा 2,000 रुपये आया। अब इसको भी एंटर करो तो देखिए पीछे उसका डिटेल ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। तो उसका बैलेंस फीस मेरे पास 3,000 है, जो मैंने फंक्शन लगाया था, फॉर्मूला लगाया था, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको डेटा एक बार बनाना है, फंक्शनलिटी भी एक बार ऐड करना है, तो बार बार वो ऑटोमेटिक आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ऑटोमेटिक वो सारा डेटा स्टोर होते जा रहा है और उसका फंक्शनलिटी भी बनते जा रहा है। वापस यहाँ पे डालिए नंबर, थर्ड नंबर यहाँ पे डालिए थर्ड, जो भी आपका स्टूडेंट्स का नाम हो XYZ करके, को एड्रेस डाल दिए। यहाँ पे समझो मैं डाल देता हूँ न्यूजीलैंड डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं कोर्स का नाम यहाँ पे दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट करके, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट करके डाल दिया। उसको कुछ फोर्स में दे दिया, 25,000 रुपये उसका फीस है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 5,000 भरा, दूसरा 3,500 रुपये भरा, उसके बाद 2,500 रुपये भरा। इंटर करो तो देखो तीसरा डेटा भी आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ऐसे जितने भी डेटा आपको फिलअप कर, बोलिए बोलिए। यस, मतलब आपको एक्सेल के अंदर फॉर्मूला डेटा डालने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें तो ऑटोमेटिक आपका एक्सेल के अंदर वो स्टोर होते जाएगा, आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने पीछे एक डेटा बनाया जिसके अंदर मैंने फॉर्मूला भी लगा दिया और एक प्रॉपर डेटा मैंने स्कूल का दिखा दिया, जहाँ पे हमारे हर साल एडमिशन होते रहते हैं, किस स्टूडेंट्स हैं, किस कैंडिडेट ने कितना फॉर्म पैसे भरे हुए, कितने पेंडिंग बचे हुए, सारा डिटेल आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होते जाएगा। ओके, अब इस ऑनलाइन फॉर्म को मुझे समझो अभी निकालना है, मुझे पूरा का पूरा टैब निकालना है, तो वापस वही प्रोसीजर करना पड़ेगा जो हम लोगों ने प्रीवियस किया हुआ है। तो गो फॉर द फाइल ऑप्शंस, यहाँ पे चले जाएंगे ऑप्शन टैब के अंदर, कस्टमाइज रिबन के अंदर जाना है और जो भी आपने टैब बनाया उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे से रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद यहाँ से करेंगे ओके, तो देखिए आपका होम के बाजू में जो टैब हुआ करता था वो वहां से निकल जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्टली फॉर्म बना सकते हो, डेटा को स्टोर करा सकते हो, जो मोस्टली आपके स्कूल कॉलेज में बैक ऑफिस में काम है। तो ऐसे तरीके का डेटा बना के आप, जरूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल के डेटा के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप फॉर्म किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि बार बार मुझे टैब प्रेस करना पड़ता है, बार बार मुझे एरो यूज करना पड़ रहा है और मुझे टाइम लग रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप फॉर्म में सीधे भरते जाओ, आपका डेटा स्टोर होते जाएगा, मतलब आपका एक फ्री हो जाओगे, मतलब आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक डायरेक्टली टैब दबाते जाओ तो ऑटोमेटिक आपका डेटा फिलअप होते जाएगा। ओके, समझ में आया इतना ऑप्शंस? ओके, अब इतना कर लेना है आपको प्रैक्टिस। इसके बाद का आगे का नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाएंगे डायरेक्टली। ओके, क्योंकि चाहिए तो मैं आपको एक शीट भेज देता हूँ, बट उसके अंदर फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा वो टास्क, आपको मैं तो दे दूंगा, आपको खुद ही वो परफॉर्म करना पड़ेगा डायरेक्टली।